हेलो एंड वेलकम बैक टू टीचर। आज हमें हमारा लास्ट लेक्चर चालू करना है इस चैप्टर से रिलेटेड। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में खाली 2 टॉपिक्स रिमेनिंग है और जो पिछला लेक्चर करा था हमने जिसमें हमने कॉम्बिनेशन और रजिस्टर्स पढ़ा था उससे, और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे। ठीक है, सो खाली 2 टॉपिक्स रिमेनिंग है, जल्दी से उसको कवर करते हैं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करते हैं, है ना। आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर। बहुत आसान से टॉपिक और मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करके आप वो लेक्चर्स देख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। अभी हीटिंग इफेक्ट नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ठीक है चलो, इलेक्ट्रिक करंट का एक हीटिंग इफेक्ट है ना। अब अगले लेक्चर में अगले चैप्टर में हमारे पास में एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब पूरा चैप्टर ही एक इफेक्ट बना दिया इलेक्ट्रिक करंट के, और यहाँ पे हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक है। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक करंट, और इसके इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगला जो चैप्टर है ना वो मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाता है साइंस की। उसके बिना मतलब ना तो ये लाइट चल रही होती ना आप देख पा रहे होते, है ना। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला लेक्चर अगला चैप्टर चालू करेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमें पढ़ना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, उसके बेसिस पे हम बताते हैं या फिर देखते हैं कि वो हीटिंग इफेक्ट कैसे काम करता है या फिर हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है ना। देखते चलो। इसको तो देखा ही होगा, है ना। ये तो आजकल बहुत ही यूज हो रहा है, अभी के टाइम में सर्दी आ रही है ना। सो इसको चला के देखते हैं हम और देखते क्या होता है इसमें। मैंने इसको चलाया और ये ऑन तो हो गया है ना, ऑन तो हो गया है। और अब क्या हो रहा है, ये रेड हो रहा है ना, ये रेड रेड दिख रहा है। और आपको तो फील नहीं हो रहा होगा लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसी हॉटनेस फील हो रही है यहाँ पे या फिर यहाँ पे एक गर्मी सी फील हो रही है ना। अभी गर्मी क्यों फील हुई, मैंने तो इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी हीट में कैसे कन्वर्ट हो गई। हीट भी मतलब एक तरीके की एनर्जी है ना, मैंने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हुआ, ऐसा इसके अंदर क्या हुआ कि मेरे को ये हीट की फॉर्म में चीजें दे रहा है। जो मेरे को काम था, मेरे को तो गर्म फील होना था ना, क्योंकि मेरे को तो ठंड लग रही है। तो इसने मेरा काम कैसे किया, इसके अंदर ऐसा क्या चीज थी, इसके अंदर ऐसी क्या चीज थी जो इसने मेरा काम कर दिया, है ना। तो ये तो था हमारे पास में हीटर, चलो भैया ये तो हमारे पास में होता ही है, अब क्या बता रहे हो नया, है ना। ये तो हीटर था, है ना। अब हम देखते हैं एक और चीज। जब इसको मैंने चलाया तो देखो ये चल गया। अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, हीट एनर्जी तो मेरे को इसमें भी फील हो रही, गर्मी तो मेरे को इसमें भी फील हो रही होगी, ये फील हो रही है ना। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि उस हीटर में रेड तो हुआ था, मतलब उसने भी लाइट दी थी और इसने भी लाइट दी थी, लेकिन ये लाइट ज्यादा दे रहा है कंपैरेटिवली, वो हीट ज्यादा दे रहा था और ये लाइट ज्यादा दे रहा है। तो मतलब इसके मटेरियल में भी कुछ डिफरेंस होगा या फिर कुछ तो डिफरेंस होगा ना, ताकि मैं बता सक रहा हूँ कि भाई इसमें कुछ कुछ चीजें ज्यादा ऐसी है और उसमें कुछ कुछ एस्पेक्ट ज्यादा है ना। तो मतलब हम देखते हैं अब कि किस चीजों पे डिपेंड करता है कि हीट एनर्जी ज्यादा दे रहा है, लाइट एनर्जी ज्यादा, भाई 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 बहुत ही गर्म हो गया है ना। सो ये हीट एनर्जी ज्यादा देगा, लाइट एनर्जी ज्यादा देगा, क्या मतलब ये हीट एनर्जी लाइट एनर्जी आ कहां से रही है ना। सो वो देखते हैं हम। चलो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने डेमोन्स्ट्रेशन तो देख लिया, फिर रियल लाइफ में चीजें देख ली कि हीटिंग इफेक्ट कैसे काम करता है, लेकिन अब हम इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट या फिर इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि ये कहाँ से आता है, इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कितनी हीट एनर्जी निकालेगा, है ना। तो सारी चीजें देखते हैं। मेरे पास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आएगा, कंडक्टर से आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो इफेक्ट भी मेरे को कंडक्टर में शो होगा, है ना। तो मैं सबसे पहले एक कंडक्टर बनाता हूँ। ये मैंने एक कंडक्टर बनाया, ठीक है, मैंने एक कंडक्टर बना दिया। इसके अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन्स इधर से घूम रहे थे, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। वो तो चलो कॉमन सेंस ही बात है, ये तो मुझे पता है ना। सो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किधर है, इधर। ठीक है चलो मैंने मान लिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जाते नहीं, हमें पता है ये कंडक्टर इसको कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा
उतना ज़्यादा इनके पाथ में रुकावट आएगी या फिर इनके पाथ में हिंड्रेंस आएगी, इनके इलेक्ट्रॉन के पाथ में। तो आप एनसीईआरटी में पढ़ना, उसको मतलब वो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है, लेकिन वो टकरा-टकरा के उसके टकराने के बाद में उनकी स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? तो मान लो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी से आया था, है ना? तो उसकी कुछ एनर्जी होगी, वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी एनर्जी होगी, उसको हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो मोशन कर रहा है ना? तो उसकी एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, मान लो वी स्क्वायर एनर्जी, वी वेलोसिटी से चल रहा था इसलिए, तो उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन वो टकराने के बाद में उसकी एनर्जी कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो गई, है ना? काइनेटिक एनर्जी नई नई वाली क्या आएगी? हाफ एम वी डैश स्क्वायर, और ये वेलोसिटी बहुत ही कम है, तो मतलब कि ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और ये वेलोसिटी बहुत ही कम है, सॉरी ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और ये एनर्जी बहुत ही कम है। तो मतलब कि पहले एनर्जी बहुत ज्यादा थी, बाद में टकराने के बाद में उसकी एनर्जी कम हो गई, तो ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी थी, मतलब पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, तो उसके बीच में कुछ डिफरेंस तो आया होगा ना? तो वो डिफरेंस वाली एनर्जी गई कहाँ पे? वो भाई हवा में उड़ गई क्या? ऐसे एनर्जी वेस्टेज तो होती नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर जगह लगता है ना? तो मतलब ये एनर्जी गई कहाँ पे? वो एनर्जी मेरे को या तो हीट एनर्जी की फॉर्म में फील होती है, या तो लाइट एनर्जी की फॉर्म में फील होती है, या और किसी अलग एनर्जी की फॉर्म में फील होती है ना? तो मेजरली मेरे पास में दो तरीके की होती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। अभी हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी थी ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे, तो ये रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कर रहे थे एटम्स इसके अंदर भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को तो फ्री स्पेस में से जाना है, एटम के बीच में से, है ना? एटम के अंदर से तो जा नहीं सकते, वो एटम से टकरा रहे हैं, मतलब इतनी ज्यादा स्पेस भी नहीं है, तो वो एटम से टकराएंगे, ऑब्वियसली बात है ना? तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे एक तरीके से, है ना? तो इस वजह से वो एनर्जी, वो हमें हीट की फॉर्म में फील होती है या फिर लाइट की फॉर्म में फील होती है ना? तो एनर्जी मेरे पास में, मान लो इसको मैं डिनोट करता हूँ हीट एनर्जी को एच से, तो ये मेरे पास में एक्सप्रेशन आता है हीट एनर्जी का। अभी एक्सप्रेशन और उसका फॉर्मूला भी निकाल लेंगे हम, लेकिन हीट एनर्जी कैसे आई मेरे को पता चल गया कि वो इलेक्ट्रॉन उन एटम से टकराएंगे, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उस रेजिस्टेंस की वजह से मेरे पास में हीट एनर्जी फील होगी। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा मुझे हीट या फिर लाइट एनर्जी फील होगी, है ना? चलो, अब मैं जो भी हमने अभी तक फॉर्मूलाज पढ़े ना वो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि उन फॉर्मूला से हम हीट एनर्जी का क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल्स टू एनी, सबसे पहला ही फॉर्मूला था, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, फिर था मेरे पास में V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, फिर मेरे पास में था दूसरा फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर, फिर मेरे पास में था R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, फिर मेरे पास में था सीरीज वाला R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर मेरे पास में था 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। जितने भी मेरे पास में रजिस्टर्स है, ये था सीरीज के लिए और ये था पैरेलल के लिए। ठीक है, चलो यहाँ तक तो मुझे समझ में आया, लेकिन ये सब क्यों लिखा? मुझे एक हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है, किनकी टर्म्स में? उनकी टर्म्स में। मैं एनर्जी का रिलेशन पिछले वाले क्लास से या फिर 9th क्लास से भी निकाल सकता हूँ। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूलाज है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, mgh, हाफ mv स्क्वायर, सारे फॉर्मूलाज है मेरे पास में, लेकिन मुझे इस हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट इनमें ले जाना पड़ेगा। ये v i r इनकी रिलेशन में निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख रहा हूँ, है ना? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट देख रहे हो, तो मुझे इसका रिलेशन भी इनकी टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा। बाकी मैं और लिख सकता था mgh, हाफ mv स्क्वायर, है ना? लेकिन मुझे इनकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब मैं लिखता हूँ हीट एनर्जी को। कैसे लिखूंगा हीट एनर्जी? एनर्जी का मेरे पास में इधर से कोई भी रिलेशन आ रहा है क्या? देखो, कहीं पे भी मेरे पास में एनर्जी का रिलेशन है, मेरे पास में खाली एक चीज है, दैट इज वर्क डन, जो कि एनर्जी से रिलेटेड है ना? जो कि एनर्जी से रिलेटेड है। जितना ज्यादा वर्क करूंगा उतना ज्यादा एनर्जी में चेंज आएगा, या फिर जितनी ज्यादा एनर्जी में चेंज आएगा उतना ज्यादा वर्क करेंगे। तो मतलब एनर्जी इज रिलेटेड टू वर्क डन। एनर्जी और वर्क डन एक ही चीज है, मतलब जितना ज्यादा वर्क करूंगा उतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, या फिर जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी उतना ज्यादा वर्क डन होगा। तो मेरे पास में W को मैं H लिख सकता हूँ, है ना? जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो मेरे पास में यहाँ पे ये जो H है वो W के इक्वल है, तो मान लो W किसके इक्वल आएगा? V इंटू क्यू के। इसको इधर भेज दो, ठीक है? तो V इंटू क्यू हो गया मेरे पास में।
चलो ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास में, लेकिन मेरे पास में यहाँ पे क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो मुझे इलेक्ट्रिक करंट के मतलब आई के रिस्पेक्ट में इसके फॉर्मूलाज निकालने पड़ेंगे, है ना। तो आई के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला निकालते हैं तो वी तो रहेगा, ठीक है, वी तो रहेगा। मैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ, और इस क्यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, देखो एच इज इक्वल्स टू वी क्यू। क्यू की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्यू, क्यू की जगह पे क्या होगा, आई इंटू टी। तो ये पहला फॉर्मूला आया मेरे पास में, और जब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ये पता चलेगा कि अभी जो हम सारे फॉर्मूला डिस्यूज करेंगे हीट एनर्जी के, उसके बाद में जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, उसमें सारे फॉर्मूला सेम है, खाली एक चीज नहीं है, बस ये जो टी है ना वो हट जाएगा, बाकी एग्जैक्टली सारे सेम फॉर्मूला है ना। तो देखो एक फॉर्मूला ये आया एच इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है, मैंने मान लिया। अब एक फॉर्मूला से काम नहीं चलता, मैं दो तीन और फॉर्मूलाज निकाल देता हूँ। देखो मेरे पास में फॉर्मूलाज का भंडारा रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास में अगर क्वेश्चन आया, मुझे मान लो V दे दिया, I दे दिया, T दे दिया, तो मैं हीट एनर्जी निकाल सकता हूँ, है ना। लेकिन अगर मेरे पास में V, T और R ही दिया होता, तो रेजिस्टेंस दिया होता, पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता, टाइम ही दिया होता, तो समझ में आ रही बात, तो मैं I की वैल्यू निकालता, इससे मतलब और कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करता। इससे बढ़िया मैं R की टर्म्स में ही एक फॉर्मूला निकाल दूं ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज मेरे हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ, ताकि मेरे को सोल्यूशन करने में आसानी हो, है ना। तो देखो एक और फॉर्मूला कैसा होगा, ये H इज इक्वल टू वी आई टी है ना। अब क्या करो, V की जगह पे डिस्प्लेस कर दो, क्या है, ये ओम्स लॉ से सारी चीजें डिस्प्लेस कर दो। यहाँ पे आई आर इंटू आई इंटू टी, क्या होगा, आई स्क्वेयर आर टी। ये एक और फॉर्मूला आ गया। सेकेंड, अब देखो, अब आई की जगह पे, आई की जगह हटा दो, आई की जगह क्या होगा, आई की जगह क्या होगा, V अपॉन आर। तो V अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो H क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर स्क्वायर कैंसिल, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये आया मेरे पास में फॉर्मूला किसका, हीट एनर्जी के। तीनों फॉर्मूलाज आ गए, अलग से लिख देता हूं मैं। क्या होगा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी और इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। मैं कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज गिवन होगी उस हिसाब से मेरे को फॉर्मूला डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे अब हमारी सिंप्लिसिटी या फिर हमारी सहूलियत के लिए फॉर्मूलाज निकाले गए, है ना। सो अब ये तो मेरे पास में हीट एनर्जी थी, इसको मेजर कैसे करेंगे, एनर्जी है ना, एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, जूल्स में। इसको हम डिनोट करते हैं जे से, ठीक है। तो जूल से डिनोट, जूल से मेजर करते हैं, या फिर ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, जूल। और भी बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे एक होती है कमर्शियल यूनिट दैट इज किलोवाट आवर, जो कि हम कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल या फिर पब्लिक यूज में यूज लेते हैं। एक यूनिट होती है इसकी किलोवाट आवर। इसका क्या मतलब है, वो मैं आपको पावर का कॉन्सेप्ट आएगा ना जब बताऊंगा। अभी यहाँ तक मुझे यहाँ तक समझ लो कि किलोवाट आवर भी एक यूनिट होती है ना। वो कैसे आएगी मैं आपको बताऊंगा, एक किलोवाट आवर भी यूनिट होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जूल्स और किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट आवर का कॉन्सेप्ट मैं अभी पावर के बाद में आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें वॉट आ रहा है, मतलब पावर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो हम पहले पावर पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि किलोवाट आवर का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती, पिछले साल हमने पावर पढ़ी थी, है ना। पिछले साल हमने पावर पढ़ी थी, क्या थी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पहले मैं पावर का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, जो भी हमने पिछले साल पढ़ा था। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो ये कॉन्सेप्ट, बाकी और कुछ नहीं, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो पी को मैं पावर को डिनोट करता हूँ पी से, डब्ल्यू वर्क डन को डब्ल्यू से और टाइम को टी से। तो यही वर्क डन मेरे पास में हीट एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, या फिर मेरे पास में जो भी फॉर्मुलाज है वर्क डन के निकाले मैंने, तो वो भी इसके इक्वल आएंगे ना। वो भले हीट एनर्जी की फॉर्म में निकले, लेकिन अगर वर्क डन भी निकालूंगा मैं तो भी वही फॉर्मुलाज में आएगा, भले वो अलग हीट एनर्जी में निकल गया,
लेकिन अगर मुझे वर्क डन भी निकालना होता तो भी निकालता तो उसी फॉर्मूला से ना, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो इसके फॉर्मूलाज भी मैं कैसे निकालूंगा, इधर वर्क डन किसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज के ऊपर, और टोटल टाइम जो भी होगा टी। P इज इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। तीसरा फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन टी। ये देख लो T से T कैंसल, वही फॉर्मूला आया, खाली एक T की कमी है बस, वी आई P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, क्योंकि अगर मेरे को क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें गिवन है जो इस फॉर्मूला में आ रही है तो मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना। जैसे मेरे पास में V और R दे रखा है तो मैं पावर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर मेरे पास में IR दे रखा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर मेरे पास में V और I दे रखा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, या फिर ये मेरी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना। तो ये था मेरे पास में पावर का कॉन्सेप्ट। अब पावर को कैसे मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वॉट्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसा यूनिट होती है इसकी वॉट्स। और अब मैं बताता हूं आपको कि किलोवाट आवर का क्या कॉन्सेप्ट है। किलोवाट आवर था ना, इसकी यूनिट है वो हीट एनर्जी की या फिर वर्क डन की यूनिट है ना। एक और कमर्शियल यूनिट है जो कि कमर्शियली यूज होती है, इंडस्ट्रियली या फिर पब्लिकली यूज होती है, किलोवाट आवर। इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़े स्केल पे हमारे पास में इतनी सारी एनर्जी जब लिबरेट होती है, ये मतलब हम कमर्शियली या फिर घर घर के लिए या फिर ऐसे पब्लिकली यूज करते हैं ना, तो बहुत सारी एनर्जी यूज होती है। अब जूल्स में निकाल नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा फिगर आएगा, है ना। तो इसलिए हम किलोवाट आवर में निकालते हैं ताकि मतलब एक फिक्स फिगर है, मतलब एक एक दो तीन चार ऐसे बड़े बड़े फिगर्स नहीं है, किलोवाट आवर ऐसे काम करता है। किलोवाट आवर का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो वर्क डन क्या होगा, इधर से निकालो पावर इनटू टाइम, है ना। अगर इस कॉन्सेप्ट से मैं इसकी वर्क डन की यूनिट निकालू, एक होती है जूल्स, है ना, एक होती है जूल्स, बाकी एक और ऐसे ही निकालू तो ये क्या होगी, पावर की क्या होती है, वॉट, और इसकी क्या होती है, सेकेंड। तो एक आया मेरे पास में वॉट और सेकेंड, एक वर्क डन की यूनिट आई। तो वही है, इधर इधर किलोवाट और आर में कन्वर्ट कर दिया। देखो एक किलोवाट आर को मैं अगर जूल्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, देखो क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या था, P इंटू टी था ना। तो इसको मैं जूल्स में भी मेजर कर रहा हूँ और वर्क वॉट और सेकंड में भी मेजर कर रहा हूँ। तो मैं इसको अगर वॉट और सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा इसका फिगर किस में आएगा, जूल्स में आ जाएगा ना, क्योंकि इक्वल है आपस में, है ना। तो मैं अगर इसको किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करके देखता हूँ क्या आएगा, 1 किलोवाट में कितने वॉट्स होंगे, 1000 वॉट्स। और एक आर को जब मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा, 60 इंटू 60 सेकेंड। कुछ नहीं, वहीं पे वो वैल्यू पुट कर दो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू 60 देखो क्या होगा, 6 इंटू 6 36 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵ वॉट सेकेंड। और इसको मैं और करूँ तो इसको कमर्शियली या फिर ऐसे लिखते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड, या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 किलोवाट आवर अगर कन्वर्ट करना हुआ तो ऐसे कन्वर्ट कर देना, डायरेक्ट लिख देना। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के, ठीक है। तो ये था मेरे पास में पावर का कॉन्सेप्ट। पावर मतलब कि उसकी एबिलिटी कितनी है ना, पावर मतलब उसकी एबिलिटी कितनी है। एबिलिटी कैसे जज करता हूं मैं, कि वो कितना वर्क डन करेगी, जो भी वो जिस भी टाइप का वर्क करेगी उस हिसाब से मैं उसकी पावर जज करता हूँ। तो इधर वर्क डन इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में हो रहा है तो उसमें मतलब उसमें फॉर्मूला निकाल लेंगे, है ना। ये था मेरे पास में कॉन्सेप्ट पावर का। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर कंप्लीट हो गया, बधाई हो। अब हम लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ताकि हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी हो जाए, घर वाले भी खुश हो जाए, है ना। तो कॉपी पेन निकाल लो, आप भी करना ट्राई, हम भी करते हैं, है ना। चलो फॉर्मूलाज मैंने सारे लिख दिए, वहां पे जो भी फॉर्मूलाज यूज हो गए इन्हीं में से हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस फिगर का, मुझे करंट निकालना है हर एक रेजिस्टर से, और मुझे टोटल करंट निकालना है पूरे सर्किट में से। देखो पहला क्वेश्चन ना,
मुझे कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दे रखा है ना, मुझे कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दे रखा है, मैं इधर भी बना देता हूँ मेरे लिए। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसमें मुझे निकालना है यहाँ पे करंट कितना जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा। मान लो यहाँ पे जा रहा है I1, I2 और I3। इसके मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा कैसे करेंगे, आसानी से हो जाएगा, है ना। और मुझे निकालना है इस पूरे सर्किट में करंट कितना आएगा। ठीक है, सो देखो सबसे पहले तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, देखो कैसे है, पैरेलल में, है ना। ये पैरेलल में आपस में, पैरेलल में कैसा होता है, 1/R इक्विवेलेंट is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. So 1/R equivalent is equals to 1/5 plus 1/10 plus 1/30। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 30 LCM, ये डिवाइड हुआ 6 टाइम्स प्लस ये हुआ 3 टाइम्स प्लस ये हुआ 1 टाइम, तो ये कितना हुआ 10/30, 1/R इक्विवेलेंट, 0 से 0 कैंसिल, R इक्विवेलेंट कितना आया 3 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 3 ओम। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब देखो ये तो हुआ फर्स्ट आंसर हुआ, सेकंड करते हैं। सेकंड करते हैं कि पूरे टोटल में कितना जाएगा, मतलब टोटल पूरे सर्किट में कितना करंट है। सर्किट में हम ओम्स लॉ यूज कर देते हैं पूरे में, क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है 12 और I तो निकालना है, और R इक्विवेलेंट कितना है अभी निकाला भैया 3। ठीक है, तो I कितना होगा 12/3 दैट इज 4 एम्पियर। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब मुझे हर एक रेजिस्टर से निकालना है कितना होगा, देखो कितना होगा थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि यहाँ पे हर एक के पास में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, तो मैं इसके R के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरे पास में I1 आएगा। इसके R के साथ में पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो I2 आएगा, मतलब डिवाइड कर दूंगा तो, है ना। और इसके साथ में कर दूंगा तो मेरे पास में I3 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है ना, तो I1 कितना होगा V/R1, I2 कितना होगा V/R2 और I3 कितना होगा V/R3। यहां तक आई बात समझ में। देखो I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 और R1 कितना है 5 एम्पियर्स, I2 कितना है V पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 12 और ये कितना है R2 10 एम्पियर्स, I3 कितना है V 12/R3 कितना है 30। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो I1 कितना आएगा 1.4 एम्पियर्स और I2 कितना आएगा 1.2 एम्पियर्स और I3 कितना आएगा 10 टाइम्स 4 टाइम्स 0.4 एम्पियर्स। ठीक है, ये I1, I2 और I3 की वैल्यू हो गई। और अगर आपको ये शक है कि मेरा आंसर सही है या फिर नहीं है, तो इन दोनों को, इन तीनों को ऐड करके देखो, I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होगा 1.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ये 2.4 होगा, है ना, ये 2.4 होगा, मैं डिवाइड गलती से गलत कर दिया, ये 2.4। सो यहाँ पे 2.4 प्लस ये कितना होगा 3.8, 3.6, 3.6 और 0.4, 4 एम्पियर, है ना। तो 4 एम्पियर यहाँ पे मेरे पास में देखो कितना आया, इधर इसके इक्वल, तो ये हमेशा इसके ही इक्वल आएगा, क्योंकि डिवाइड उतने में ही होना है और उधर से जाना था तो डिवाइड उतने में ही हुआ। तो यहाँ तक आई बात समझ में। ये था मेरे पास में आंसर फर्स्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं आंसर सेकंड की तरफ, जिसमें हमारे पास में सीरीज नहीं, एक अलग सा क्वेश्चन है। देख मेरे पास में 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं, एक रेजिस्टर है 2 ओम का, एक रेजिस्टर है 3 ओम का और एक रेजिस्टर है 6 ओम का। ठीक है, 3 रेजिस्टर्स दे रखे, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। पहला मुझे निकालना है कि इनको ऐसे सेट करो कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए 4 ओम का। ठीक है, 4 ओम का रेजिस्टेंस आ जाए। और इस दूसरे में मेरे को करना है कि ऐसे सेट करो कि मेरे पास में क्या आ जाए 1 ओम का, सॉरी 1 ओम ही है ना, हाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस आ जाए। ठीक है, सो ऐसे सेट करना है इनको। देखो कैसे करेंगे। पहला तो मेरे पास में देखो 4 ओम दे रखा है, तो मैं अगर इनको पैरेलल में करता हूँ तो देखते कैसा होगा। दोनों ही है ना मेरे पास, एक तो पैरेलल है और एक सीरीज है, तो पहले मैं पैरेलल में करता हूँ 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम।
तो इनका कैसे होगा 1/r इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 6 एलसीएम आया 3 प्लस 2 प्लस 1 6/6 तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 1। तो भैया जब पैरेलल में करोगे तो हमारे पास में सेकंड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर होगा। अब 4 ओम वाला देख लो। 4 ओम वाला अगर देखो, एक तो पैरेलल में कर दिया, एक बार सीरीज में करके देखते हैं। 1 ओम 2 ओम और 6 ओम, सॉरी 2 ओम 3 ओम और 6 ओम है ना, ठीक है। ऐसा कुछ रेजिस्टेंस है ना। देखो कैसे करेंगे। अब मैं अगर सीरीज में करूंगा तो 2 प्लस 3 प्लस 3 6 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 9 प्लस 2 दैट इज 11 ओम आ जाएगा। तो मैं सीरीज में तो कर नहीं सकता। देखो कैसे करेंगे, आराम से देखो। 6 ओम को हटाओ और इसके पैरेलल में लगाओ। एक ऑप्शन तो ये है ना, एक ऑप्शन तो ये, देखो करके देखते हैं। 1/r इक्विवेलेंट, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 1/3 प्लस 1/6 1/6 कॉमन आया, 6 एलसीएम में आया, ये कितना होगा 2 प्लस 1 1/r इक्विवेलेंट 3/6 r इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे भी 2 ओम, तो 2 ओम ऐड हुए, कितना होगा 4 ओम। तो इसका आंसर कैसे होगा, ऐसा अरेंजमेंट 2 ओम के साथ में सीरीज में 3 मतलब पैरेलल में 3 ओम और 6 ओम, उसके साथ में सीरीज में कौन 2 ओम का, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट का आंसर और ये था सेकंड का आंसर, तीनों पैरेलल में आपस में, ठीक है। अब हम चलते हैं आंसर थर्ड की तरफ। ये तो हो गया आंसर सेकंड। चलते आंसर थर्ड है मेरे पास में, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छा सा एडवांटेज है सीरीज और सीरीज का, सॉरी पैरेलल का सीरीज के ऊपर। पहले मैं पैरेलल सर्किट बनाता हूँ। ये मेरे पास में एक पैरेलल सर्किट है जो कि आगे कहीं से कनेक्टेड है, और ये मेरे पास में एक सीरीज सर्किट है जो कि आगे कहीं से कनेक्टेड है, ठीक है। मुझे बताना है कि इसका क्या एडवांटेज होगा और इसका क्या डिसएडवांटेज होगा, है ना। तो देखो, अगर मैं यहां से कनेक्शन ब्रेक कर देता हूं तो क्या ये सर्किट पूरा क्लोज होगा बाद में कभी, मतलब कि एक अगर फंक्शन नहीं करेगा, एक पूरा ही खराब हो गया, एक रजिस्टर या फिर एक जो भी अप्लायंस मैंने लगा रखा है सीरीज में, पूरे सीरीज में लगा रखा है, तो एक अगर अप्लायंस खराब हो गया ना तो पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा, सॉरी पूरा सर्किट ओपन हो जाएगा, उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, एक ही खाली एक कंपोनेंट खराब होने की वजह से, है ना। वो चेन चेन खिली होगी ना आपने, चेन चेन में मतलब अपने पास में एक बंदे का वो हाथ टूट जाता है ना, हाथ झटक जाता है तो सबको मारने लग जाते हैं, है ना। तो इधर भी वही है, यहाँ पे एक अप्लायंस खराब हुआ तो पूरा सर्किट ओपन हो जाता है, मतलब पूरा सर्किट मतलब पूरे सर्किट में करंट नहीं फ्लो होता है। और इधर देखो, एक खराब हो गया तो इधर से भी तो जा रहा है ना करंट, है ना। तो पैरेलल में ये एडवांटेज है कि अगर एक कंपोनेंट खराब होता है ना तो भी बाकी के कंपोनेंट काम करते रहते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे देखो, ये पोटेंशियल अपना कुछ लेगा, यहाँ पे पोटेंशियल अपना कुछ लेगा, अलग अलग पोटेंशियल लेगा। इधर क्या होता है, पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है, इधर भी पोटेंशियल सेम है और इधर भी पोटेंशियल सेम है। तो क्या क्या दो दो एडवांटेज है कि पोटेंशियल सेम रहता है, और एक क्या होता है, अगर कोई कंपोनेंट खराब होता है तो दूसरे वाले अपने आप मतलब अपने तरीके से फंक्शन करते रहते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता, है ना। तो ये था मेरे पास में आंसर थर्ड। इसमें कुछ ऐसे लिखने के या मैथमेटिकल चीज नहीं थी, खाली ये मतलब खाली एक सोचने वाला तरीका था, है ना। तो ये था आंसर थर्ड। चलते हैं अब आंसर फोर्थ की तरफ। आंसर फोर्थ है मेरे पास में, या फिर क्वेश्चन फोर्थ है मेरे पास में। एक फ्रिज है जो कि रेट करता है 400 वॉट्स, मतलब उसकी पावर कितनी है 400 वॉट्स। मैं ही भर देता हूँ इसमें, एक सेकेंड, है ना। देखो, एक फ्रिज है मेरे पास में जो कि रेट करता है 400 वॉट, मतलब उसकी पावर कितनी 400 वॉट्स। वो 8 घंटे मतलब 8 आवर्स चलता है पूरे दिन में, 8 घंटे चलता है पूरे दिन में, पूरे दिन में 8 घंटे चलता है, और वो चलता है 30 दिन तक, 30 डेज तक वो पूरा चलता है, 30 डेज तक उसको चलाते हैं। और हमें ये निकालना है कि अगर ₹3 है पर किलोवाट आवर, मतलब कि क्या है,
पर किलोवाट आवर की प्राइस कितनी है 3 रुपए, तो हम आप बताओ कि इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, मतलब कि आप इसको चलाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये 30 दिन तक चलेगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो 1 किलोवाट आवर की कितनी प्राइस है 3 रुपए, तो मैं नंबर ऑफ किलोवाट निकाल देता हूँ, किलोवाट आवर निकाल देता हूँ, कितने किलोवाट आवर एनर्जी लिबरेट करेगा या फिर एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो मैं उसकी प्राइस निकाल दूंगा उससे 3 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो देखो 400 वॉट्स है तो इसको मैं पहले किलोवाट में कन्वर्ट करता हूँ, 400 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.4 किलोवाट, ठीक है। और ये 30 दिन तक चलता है, 8 घंटे पर दिन। तो 30 दिन में कितना चलेगा, एक दिन में कितना चल रहा है 8 आवर्स, है ना। तो 30 दिन में कितना चलेगा 8 इंटू 30 आवर्स, तो ये कितना होगा 240 घंटे, है ना। तो टोटल किलोवाट आवर कितना है, टोटल किलोवाट आवर, किलोवाट कितने 0.4 इंटू आवर्स कितने हैं 240, ये पॉइंट हटाया नीचे 0 आया 10 आया और इधर क्या होगा 16 4 टू 8 96 96 किलोवाट आवर। तो 96 किलोवाट आवर इसने एनर्जी कंज्यूम करी और 1 किलोवाट आवर की कितनी है 3, तो 96 की कितनी होगी 96 किलोवाट आवर की 3 इंटू 96, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 196 सॉरी 196 96 27 288 रुपीज, 288 रुपीज आएंगे, ठीक है। तो ये था मेरे पास में आंसर किसका, फोर्थ का, कि 8 घंटे अगर चलेगा 400 वाट का फ्रिज है तो कितने रुपीस कंज्यूम होंगे, 3 रुपए पर किलोवाट आवर है तो, ठीक है। सो चलते हैं अब हम आंसर फिफ्थ की तरफ, कैसे करना समझ में आया ना। आंसर फिफ्थ है मेरे पास में, दो रजिस्टर्स है मेरे पास में जिसका रेजिस्टेंस सेम है, दो मेरे पास में रजिस्टर्स है जिनका रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। पहले मैं लगाता हूं इनको सीरीज में और दूसरा मैं लगाता हूं इनको पैरेलल में। मुझे ये बताना है कि इसके रेजिस्टेंस का सॉरी इसके हीट प्रोडक्शन का रेशियो और इसके हीट प्रोडक्शन का रेशियो कितना कितना होगा, ठीक है। मान लो मैं इनको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा हूं कितना V, और इसको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ V, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है ये, और ये सीरीज में और ये पैरेलल में। तो इसके प्रोडक्शन में कितना होगा, पहला वाला इन सीरीज वाले में हीट प्रोडक्शन कितना होगा V इंटू आई इंटू टी, मेरे पास में V है और I है ना, सॉरी V है और R है ना, तो V और R वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ठीक है। और दूसरा देखो H इज इक्वल्स टू इन पैरेलल ना, इन पैरेलल H इज इक्वल्स टू, इधर HS लिख दो इधर HP लिख दो, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। इधर R की वैल्यू अलग होगी और इधर R की वैल्यू अलग होगी, है ना। क्यों, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास में R की वैल्यू अलग है और यहाँ पे मेरे पास में R की वैल्यू अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में और ये पैरेलल में, तो इधर R इक्विवेलेंट कितना होगा 1 अपॉन R, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 2 अपॉन R, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा R अपॉन 2, और इधर कितना होगा R प्लस R 2R, तो इधर देखो HS कितना आया V स्क्वायर अपॉन R 2R इंटू टी, और इधर कितना आएगा HP इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R बाय 2 इंटू टी, ये कितना होगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी HP, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। मुझे निकालना है किसका रेजिस्टेंस, उसके सॉरी इसका और इसका रेशियो HS अपॉन HP निकालना है ना, तो इधर लिख दो V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी अपॉन V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू सॉरी 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे आया तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, तो रेशियो कितना आया 1:4, HS और HP के पैरेलल, HS और HP का कंपैरिजन, हीट इन सीरीज और हीट इन पैरेलल, ठीक है। सो यहाँ तक आई बात समझ में।
सो अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे, दैट इज आंसर 6 की तरफ। चलो, तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास में आंसर 6 ना, आंसर 6 है मेरे पास में कि मैंने अगर करंट को 100% से बढ़ा दिया तो पावर में क्या इंक्रीमेंट आएगा। देखो पावर के क्या क्या फॉर्मूलाज है, P इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, आई स्क्वायर आर क्यूब, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ करंट की बात हो रही है ना, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ करंट की बात हो रही है। तो मैंने पहले आई था, देखो पहले आई था, फिर मैंने उसको 100% इंक्रीज कर दिया, 100% इंक्रीज कर दिया, मतलब पहले अगर पहले आई था तो मैंने उसमें 100% और इंक्रीज कर दिया। पहले आई था तो प्लस 100% और इंक्रीज कर दिया, मतलब 100/100 आई, तो मतलब ट्वाइस हो गया कुल मिला के, है ना। तो करंट को मैंने ट्वाइस कर दिया, ये हुआ है बेसिकली, है ना। तो देखो ट्वाइस कर दिया, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ट्वाइस कर दिया तो इधर लिख दो, पहले पी कितना है आई स्क्वायर आर, और पी डैश कितना होगा, ट्वाइस कर दिया ना, तो यहाँ पे देखो आई स्क्वायर आर 4 आई स्क्वायर आर, तो मतलब पी डैश कितना हुआ 4 टाइम्स ऑफ पी। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, है ना। तो देखो इंक्रीमेंट कितना, पहले कितना था पी, फिर कितना हो गया 4p, तो इंक्रीमेंट कितना आया 3p का, है ना। तो ये इंक्रीमेंट आया हमारे पास में, ऑप्शन है 100% से इंक्रीज किया, 200% से इंक्रीज किया, 300% से इंक्रीज किया, फिर 400% से इंक्रीज किया, है ना। तो ये थ्राइस हो गया ना, मतलब 3 टाइम में इंक्रीज, पहले p था प्लस 3p हो गया, तो इधर देखो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/100, 300/100 इंटू p, तो ये कितना होगा 300%। ये दिमाग लगाने वाली बात है ना, 300% हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 300%। सो ये था मेरे पास में आंसर 6। तब हम चलते हैं आंसर 7। आंसर 7 है मेरे पास में, P कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, पहला है मेरे पास में वोल्ट एम्पियर्स, सेकेंड है मेरे पास में किलोवाट आर, थर्ड है मेरे पास में वॉट सेकेंड, और फोर्थ है मेरे पास में जूल सेकेंड। पी का क्या फॉर्मूला होता है पहले लिख लेते हैं हम, वो सारे फॉर्मूलाज है ना, आई स्क्वायर आर, वी आई, और क्या है वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक और है डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, तो देखो एक एक करके एलिमिनेट करते हैं, नीचे से चलते हैं, जूल्स और जूल्स इंटू सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा जूल्स अपॉन सेकेंड आएगा ना, तो जूल्स जूल्स इंटू सेकेंड तो हो नहीं सकता, ये तो गलत कर दो। फिर क्या है वॉट और सेकेंड, पावर का फॉर्म, पावर की वो पावर की यूनिट ही वॉट होती है, और सेकेंड कर दोगे तो ये तो वो हमारे पास में वर्क डन हो जाएगा ना, तो ये भी नहीं है। किलोवाट आर, ये तो हमारे पास में हीट एनर्जी की या फिर वर्क डन की होती है ना यूनिट, ये भी गलत कर दो। फिर हमारे पास में वॉट इंटू एम्पियर्स, ये वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, देखो वी इंटू आई, ये देखो वी इंटू आई, ठीक है, तो ये वाला सही है। तो ये था मेरे पास में आंसर 7। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसकी तरफ चलते हैं। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन 7 या फिर आंसर 7। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन 8। ठीक है, हमारे पास में देखो एक फ्यूज वायर दे रखा है। अब ये फ्यूज वायर होता क्या है वो समझो। फ्यूज वायर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि सर्किट को ब्रेक करने में या फिर सर्किट के कंपोनेंट्स को बचाने के काम आता है। देखो फ्यूज वायर में क्या होता है कि एक मैक्सिमम अलाउंस होता है करंट का, उससे ज्यादा आप करंट दे दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। क्यों? वो मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी या फिर वी आई टी या फिर जो भी है। तो जितना ज्यादा आप करंट दोगे ना उतना ज्यादा हीट प्रोडक्शन होगा, और हीट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी वो गर्म करेगी उसको। तो इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और एक फिक्स टेम्परेचर के बाद में वो मेल्ट हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो चीजें मेल्ट होती है। तो ये ऐसे सब्सटेंस से बनता है कि मैक्सिमम अलाउ करंट के बाद में ये मेल्ट हो जाता है वो। ताकि ऐसा होता है क्योंकि अगर आप ज्यादा करंट दे दोगे तो आगे वाले अप्लायंस तक भी तो जाएगा, उनमें भी तो हीट प्रोडक्शन होगा, है ना। तो वो भी हीट प्रोडक्शन करेंगे, वो भी तो खराब हो सकता है ना। तो एक फिक्स करंट तक या फिर एक फिक्स करंट से पहले पहले ही हमें करंट देना पड़ता है, या फिर हम करंट दे सकते हैं। उसके बाद में वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद में करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो ये फ्यूज वायर का काम होता है बेसिकली। तो हमारे पास में एक पावर का सोर्स दे रखा है, या फिर एक पावर का कंपोनेंट दे रखा है, कितना है 1 किलोवाट, ठीक है। और हमारे पास में वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। एक कमर्शियली 220 वोल्ट आता है हमारे घर में या फिर अप्लायंसेस में, है ना।
और हमें कौन सा फ्यूज वायर यूज करना चाहिए, 1 एम्पियर का करें, 2 एम्पियर का करें, 4 एम्पियर का करें या फिर 5 एम्पियर का करें, ताकि मेरे पास में सर्किट ना तो कुछ सर्किट ना तो कुछ हो, ना तो वो सर्किट ब्रेक हो, ना तो वो सर्किट की कुछ उस अप्लायंस की कुछ खराबी हो, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं इसके अंदर से करंट निकालता हूँ कि भैया इसके अंदर करंट कितना जा पा रहा है ना। तो देखो मैक्सिमम करंट इसके अंदर कितना जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई से, एक ही फॉर्मूला है मेरे पास में, P वी आई, वी और आई के बीच का रिलेशन है, 1000 वॉट्स हो जाएगा, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 220 इंटू आई, आई कितना होगा 1000 अपॉन 220, जीरो से जीरो कैंसिल, टू की टेबल से 50 टाइम्स 4.4 4.54 है ना, 4.54 एम्पियर। तो मैक्सिमम अलाउंस अलाउड करंट कितना है 4.54 एम्पियर इसके अक्रॉस। तो 1 एम्पियर का करंट दूंगा, 1 एम्पियर वाला फ्यूज वायर यूज करूंगा तो भैया इसमें इतना ज्यादा आएगा ना, तो ये तो वैसे ही मेल्ट हो जाएगा, इसको भी हटा दो। 2 वाला यूज करूंगा तो इसमें भी ज्यादा हो जाएगा, 2 वाला 4 वाला आ रहा है तो इसमें भी हटा दो, 4 से ज्यादा आ रहा है ना, देखो 4.54 है तो ये वाला भी हटा दो, बचा कौन सा 5 वाला। तो कौन सा यूज करेंगे हम 5 एम्पियर वाला फ्यूज वायर, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में आज के लास्ट क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। और भी पढ़ना आप एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में से बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, उसमें भी हम रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे, हम मोटर बनाएंगे, हम ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट सारी चीजें करके देखेंगे रियल लाइफ में, है ना। सो यही था हमारे पास में आज के लेक्चर में, चैप्टर होता है समाप्त या फिर चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद में हमारे पास में एक मेजर चैप्टर है, उसके बाद में हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, वन शॉट लाएंगे उसके बाद में, है ना। सो चलते हैं अब हम, तब तक के लिए पढ़ते रहो, घर वालों को खुश करो, ठीक है, बाय बाय।